स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द जीनियस इंस्टीट्यूट में। आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत ही इम्पोर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री का ये आपका चैप्टर है। अभी हमारी जो सीरीज में टॉपिक चल रहा था वो था आपका केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक पार्ट पूरा हो गया है, उसके मैंने सारे क्वेश्चन भी लगवा दिए हैं जैसे कि क्वेश्चन आते हैं। अब आपको जो है जो टॉपिक पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें आपकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, कौन कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि जो केमिकल काइनेटिक का जो चैप्टर था फिनिश होने के बाद आपको सारे क्वेश्चन एक एक करके मैंने बता दिए थे, लेकिन आप भी उसी टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और प्रैक्टिस के साथ साथ तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हम लोग वाकई कर ले रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, इसको हम लोग कहते हैं वैद्युत रसायन। हिंदी मीडियम वालों का भी सहारा हो जाता है, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों का हम प्रयास करते हैं कि लेके चलें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब होता क्या है? इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले को मैंने इलेक्ट्रो को यहाँ से अलग कर दिया, तो इसका मतलब हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। यहाँ पर केमी वर्ड को मैंने ले लिया, इसको ले रहे हैं केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा, केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा। जब इसको इसमें चेंजमेंट करते हैं, इसको इसमें चेंजमेंट करते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर होती है केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जिस साइंस के केमिस्ट्री में आप इस चीज का स्टडी Like, करते हो comment, and उसे subscribe. हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन की स्टडी करते हैं। ये तो डेफिनेशन आपके पेपर में नहीं आने वाली, बस मैंने आपको बताया। अब जाहिर सी बात है, अगर तुम्हें यहाँ से कानपुर जाना है तो कानपुर जाने के लिए आपके पास कोई ना कोई ऐसी डिवाइस होनी चाहिए कि आप वहाँ तक पहुँच सको। जैसे बस यूज कर लेते हो, मोटरसाइकिल यूज कर लेते हो, एरोप्लेन यूज कर लोगे, तो कोई ना कोई आपने डिवाइस का यूज किया वहाँ तक जाने में। ऐसे यहाँ भी है कि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो यहाँ पर एक सेल यूज होता है जिसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। और एक होता है आपका इलेक्ट्रो केमिकल सेल, ये आपका केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये आपके ऑप्शन के लिए बहुत ही अच्छी चॉइस है। ऑप्शन में आपके ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। इसके बाद छोटा सा टर्म स्टार्ट होता है यहाँ से कंडक्टर से। व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर का मतलब होता है एक ऐसे सब्सटेंस जिनमें करंट को सिंपली पास किया जा सकता है। मीन्स दोज सब्सटेंस
in which that current is passed simply करंट आसानी से फ्लो हो जाती है, उसे हम लोग कहते हैं कंडक्टर। एक होते हैं नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर का मतलब होता है जिनमें जो है करंट आसानी से पास नहीं हो सकती है, उसे हम लोग कह देते हैं नॉन कंडक्टर। ऐसी एक होता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में ऐसा होता है कि कोई नॉन कंडक्टर होता है जिसमें कुछ अलग से इम्प्योरिटी यदि मिला दी जाए तो वो एज अ कंडक्टर काम करने लगता है, इसलिए उसको सेमी कंडक्टर कहा गया है। फिर नॉन कंडक्टर को भी, जैसे मैंने एग्जाम्पल में ले लिया सोडियम, एग्जाम्पल में ले लिया मैंने Zn, एग्जाम्पल में ले लिया Cu, जितने भी आपकी मेटल्स होती हैं सारी आपकी नॉन कंडक्टर होती हैं। और मेटल्स के अलावा अगर हम लोग बात करें, नॉन कंडक्टर में ग्रेफाइट भी आता है, लेकिन उसको हम लोग कंडक्टर की तरह काम कर लेते हैं, वहां पर एक एक्सेप्शन होता है। इसके बाद कंडक्टर को टू टाइप से डिवाइड किया गया है। दे आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। कंडक्टर्स आपके टू टाइप से डिवाइड किए गए हैं। एक होता है मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर होता है। मेटेलिक कंडक्टर का मतलब होता है कि जिस रूप में है वो उसी रूप में एज अ कंडक्टर बिहेव करता है, उन्हें हम लोग कह देते हैं मेटेलिक कंडक्टर। मतलब कि इसमें जो है ये फ्री स्टेट में रह करके कंडक्टर की तरह काम कर सकते हैं। जैसे Fe हो गया, आप जहाँ जहाँ लगा हो Fe उसको हटा, आप करंट फ्लो कराओगे आसानी से फ्लो हो जाएगा। Cu, Al, Zn सारे मेटल्स जो होते हैं चाहे जहाँ लगे हो, जैसे लगे हो वैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आसानी से होने लगता है। लेकिन वहीं पर बी नंबर के जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है कि ये नॉर्मल कंडीशन में कंडक्टर की तरह काम नहीं करते हैं, लेकिन जब इनका एक्वस सॉल्यूशन बना लिया जाए तो इसमें आसानी से करंट पास हो सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे NaOH है, इसका जब एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये आयनाइज हो जाएगा, Na+OH- में टूट जाएगा। तो आयनाइज होने के बाद एज अ कंडक्टर काम करने लगता है, इसलिए इसको कहा गया है इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इलेक्ट्रोलाइट्स आपके टू टाइप के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग और एक होते हैं आपके वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मीन्स कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं। और ये आपके कंप्लीटली नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड, ये आपके कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं। इसमें जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, बेस होंगे और सॉल्ट होंगे, सारे इसमें आ जाते हैं। जैसे NaOH, सॉरी H2SO4, HCl, NaOH, KOH और Na2SO4, K2SO4, ये सारे आपके जो इन दोनों से मिलके बने होते हैं वो सारे। ऐसे यहाँ पर जब वीक की बात करेंगे तो जितने भी वीक एसिड होंगे, वीक बेस होंगे,
वीक सॉल्ट होंगे, सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। तो एक एक करके एग्जाम्पल एक एक ले ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर CH3COOH हो गया, H2CO3 हो गया, बेस में आप ले सकते हो NH4OH हो गया, सॉल्ट में आप ले सकते हो CH3COONH4 हो गया। ये आपके निकल के आते हैं। फिर अगला जो हमारा टॉपिक है वो आपका है सम इम्पोर्टेंट टर्म। फिजिक्स का पार्ट है ये, और इस फिजिक्स के पार्ट में सबसे पहले आपका आता है ओम्स लॉ। मैं यहाँ पर ज्यादा फिजिक्स में डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन जो केमिस्ट्री में है बस उसी को बताऊंगा। तो ओम्स लॉ का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने एक कोई कंडक्टर ले लिया और इस कंडक्टर में इसकी जो फिजिकल कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है इस फिजिकल कंडीशन में, तो इस कंडक्टर के टर्मिनल पर जो वोल्टेज क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, वो इस कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन को चेंज ना किया जाए तो कंडक्टर के टर्मिनल पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह सकते हो, जो पोटेंशियल होता है वो आपका उसमें फ्लो ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है, तो V इक्वल टू हो जाता है I। इस प्रकार से ये ओम्स लॉ यहाँ पर जो R है, यहाँ पर R का मतलब है रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जो करंट का विरोध करता है, जो करंट को पास नहीं होने जाता, स्टॉप करता है, उसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। इसे R से रिप्रेजेंट हैं और इसका जो यूनिट होती है वो होती है आपकी रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो आती है ओम, और जो I की यूनिट होती है करंट, इसकी होती है एम्पियर, और V की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी वोल्ट। तो ये ओम्स लॉ आपका ये कहता है कि अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन चेंज ना की जाए तो उसके टर्मिनल पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I हो गया। प्रोपोर्शनलिटी हटा तो एक आपका कांस्टेंट आ गया R, जिसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो करंट को पास होने में रोकता है, स्टॉप द करंट, करंट को स्टॉप करता है, उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट। इसके बाद बी नंबर में है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होगा जैसे मैंने एक कोई कंडक्टर फिर ले लिया, इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो L है, L सेंटीमीटर, और क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है ये आपका A सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस, इस जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया।
तो इक्वेशन ये 1 हो गई, इक्वेशन ये 2 हो गई, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए हो जाएगा। जब इससे प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा रो एल ए आ जाएगा, तो रो इक्वल टू हो जाएगा आर ए अपॉन एल। यहाँ पर जो इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट हो जाएगी आपकी ओम, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया तो बन जाएगा ओम से। ये इसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो को। ये आपका आज का जो टॉपिक है बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपको ओम्स लॉ और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों याद रखना है, क्योंकि जब कल की जो क्लास होगी इन दोनों का ही यूज होगा, रेजिस्टेंस का भी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। तो एक एक करके क्लास को थोड़ा से थोड़ा करके पढ़ते जाइएगा, और उम्मीद है कि मैं आपको लगभग 15 जनवरी तक सारे टॉपिक कवर करके फिर हम लोग अनसॉल्व पे आ जाएंगे, ताकि एक बार आपके पास रिवीजन हो जाएगा, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा से जो भूल गए होंगे वो आपके क्लियर हो जाएगा।